वेलकम टू अपोलो एफबी लाइव सेशन। तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रॉमा डे और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है गोल्डन आवर इन ट्रॉमा केयर। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर संजय शाह सर। वेलकम सर। सर का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे हम। सर इज एमएस डीएनबी इन जनरल surgery and gold medalist, FNB in trauma care, DSTC from South Africa and AATLS. Dr. Sanjay Shah sir is a senior consultant and head of department of trauma and emergency medicine at Apollo Hospital Ahmedabad. He is the first qualified trauma surgeon in India. He has worked for more than 17 years in the field of traumatology with an expertise in polytrauma and disaster management. तो सर जैसा कि हमारा टॉपिक है ट्रॉमा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रॉमा केयर का मतलब क्या होता है? कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रॉमा केयर की जरूरत होती है? जी, बेसिकली ट्रॉमा इज इंजरी। सो एनी बॉडीली इंजरी मतलब जो भी शारीरिक चोट होती है, बीट एक्सीडेंट्स या ऊपर से नीचे हाइट पर से गिर जाना, काफ़ी बार फिजिकल असॉल्ट होना या बॉम्ब ब्लास्ट, रायट्स या ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी दुर्घटनाएं जैसे बिल्डिंग गिर जाना या अर्थक्वेक एंड ऑल दैट। सो इट वेरीज फ्रॉम वेरियस मैकेनिज्म, बट बेसिकली इट इज अ बॉडीली इंजरी। सो शारीरिक चोट को अपन ट्रॉमा बोलते हैं। एंड जैसा आपने बताया कि 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट हैज बीन celebrated in basically for prevention of injured victims and prevention of injuries, so that अपन उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज, एंड इसको जितना प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना हम अपने आप को और सोसाइटी को बचा सकते हैं। सर जैसा कि इसमें है जैसे ट्रॉमा केयर में जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर क्या होता है सर? ट्रॉमा केयर में गोल्डन आवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन अर्ली 1970s आर आदम्स कॉली करके एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिन्होंने इसका प्रिंसिपल डिजाइन किया था कि जो भी इंजरीज होती है उसमें शुरुआती तौर पे अगर फर्स्ट आवर्स में अगर उसका अच्छे से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये पेशेंट्स का डेथ रेशियो बहुत ही हाई हो जाता है। तो इन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन आवर इनोवेट किया कि जिससे एक साबित कर दिया गया कि अगर फर्स्ट 60 मिनट्स और रादर फर्स्ट प्लेटिनम फ्यू मिनट्स में अगर इंजर्ड विक्टिम्स को कोई एक अच्छे ट्रॉमा सेंटर में या टर्शरी केयर सेटअप में अगर उसको लिया जाता है और अच्छी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो इसमें 85%, मोर देन 85% ऑफ द टाइम इनकी डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं या डिसेबिलिटी को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। सर अगर किसी पेशेंट को ऐसी कोई इंजरी है और हमने उस गोल्डन आवर में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गोल्डन आवर? या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अभी मैं बताऊं कि बिफोर 10 years और सो जब से 108 ने ये अच्छा स्टेप लिया है, उसके पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई इंजर विक्टिम आपको दिखता था तो लोग उसको हेल्प करने के लिए नहीं आते थे या पेशेंट को इमीडिएटली अच्छी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में बहुत ही टाइम डिले हो जाता था। इसकी वजह से उनके आउटकम पे इम्पेक्ट आता है और उनकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। जैसे जैसे डिले ज़्यादा होता जाता है, मोर देन एन आवर, तो सर्टन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में पेशेंट को बचाने में आउटकम और कॉम्प्रोमाइज होते जाता है। बट अभी 108 के आने की वजह से और पब्लिक अवेयरनेस अच्छी होने की वजह से यस ऑफ कोर्स दिस प्री हॉस्पिटल डिले व्हाट वी कॉल कि जो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जो डिले होता है राइट फ्रॉम इंजरी स्पॉट टू द हॉस्पिटल, वो डिले कम हो जाता है। एंड वो डिले कम होने से पेशेंट्स के अच्छे होने के आउटकम के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। सर अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की इमरजेंसी टीम की बात करें तो हम अगर कोई पेशेंट ट्रॉमा का हमारे पास आता है तो हम उसका कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बॉडी इंजरी या इंजरी का इंसिडेंस जो है अपने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे अपने इंडिया में मोर देन 1,40,000 डेथ रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे हैं। अकेले रोड साइड एक्सीडेंट से ईयरली वी आर लूजिंग 1,40,000 डेथ विच आर डॉक्यूमेंटेड। नाउ ये डॉक्यूमेंटेशन से अलावा
जिसमें रिपोर्टिंग नहीं होते हैं, वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे डेथ्स होते होंगे जो अपने को पता ना हो। तो 1,40,000 डेथ अगर एक साल में होते हैं, और अगर अपन इसका कंपैरिजन कोविड के साथ में करें तो अभी तक मार्च से लेके अभी तक अगर देखें, कोविड कोविड अपन सब जगह बोलते रहते हैं, इट इज हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, इट इज हाईली इन्फेक्टिव इन नेचर, वायरस है जिसको अपन देख ना सकते हैं कैसे स्प्रेड होता है, तो भी उसने 70,000 डेथ किए हुए हैं इंडिया में। तो ये एवरी ईयर डबल द डेथ्स देन द कोविड करता है, एंड दिस इज मैक्रो इन नेचर। मतलब आप देख सकते हैं कि अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी अच्छी डिसिप्लिन से या बिहेवियर से। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर जरूरी ध्यान देना चाहिए। एंड एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 1,40,000 है, बाकी मारामारी, फिजिकल असॉल्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, रायट्स, फॉल फ्रॉम हाइट, हाउस होल्ड इंजरीज, उसका तो मैं अलग से बता नहीं सकता हूँ कि कितना इंसिडेंस हो रहा है। But on an average, one death every 2 minutes and on an average, one disability due to trauma every minute is the fact of Indian scenario. तो इस तरीके से अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो आई वुड से दैट दिस इज द नंबर वन किलर इन द यंग सोसाइटी, यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसको अपन जितना हो सके, बिकॉज दिस इज द बेस्ट डे टू डिस्कस वर्ल्ड ट्रॉमा डे, तो इसके ऊपर अपन जितना फोकस करेंगे, जितना प्रिवेंशन के ऊपर अपन एम्फेसाइज देंगे, वो उतना ही अच्छा है अपने लिए और सोसाइटी के लिए। Coming back to your question, yes, Apollo Hospital is one of the topmost tertiary care private setup in western part of the India, especially in Ahmedabad. And हमारी जो ये टीम है इमरजेंसी डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिक्स की, तो ये देखने में तो अलग हर एक हॉस्पिटल में जो टीम होती है वैसी ही होती है, बट इसमें ट्रेनिंग पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है। ये ट्रॉमा केयर के ऊपर जो एक प्रिंसिपल्स है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, विच इज बीइंग प्रिंसिपली लेड डाउन बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन, तो उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स रहता है। इसको हम हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ही एम्फेसाइज करके क्या करना है इमीडिएटली व्हेन पेशेंट अराइव्स, और क्या क्या चीज नहीं करना है या कहाँ पे डिले होता है, वो डिले को कहाँ प्रिवेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा आ सकता है। तो इसके ऊपर करते हैं, एंड दिस टेक्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग। ये करके हम दूसरे अस्पताल से या अलग अलग जहाँ पे पेशेंट की केयर होती है और यहाँ पे जो केयर होती है उसमें ये डिफरेंस डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन मैन पावर, लैक ऑफ डिले इन गिविंग द ट्रीटमेंट, विच स्पीक्स फॉर द बेस्ट आउटकम। सर, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सेंटर होता है। किसी भी हॉस्पिटल को बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? किसी भी हॉस्पिटल पे अगर अपन फोकस करते हैं तो ट्रॉमा सेंटर एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल होता है कि जहां पे सिर्फ ट्रॉमा पेशेंट्स लिया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सेंटर होते हैं जिसको ट्रॉमा सेंटर के नाम पे डेजिग्नेट किया जाता है। इन इंडिया व्हाट वी हैव इज अ ट्रॉमा सिस्टम रादर देन, मतलब अपन एक एक ट्रॉमा सेंटर अलग अलग जगह करें तो बिकॉज ऑफ इंडिया इज अ बिग कंट्री और इतने सारे स्टेट मल्टीकल्चरल पीपल है, तो अपने ट्रॉमा सिस्टम पे एम्फेसाइज करते हैं सो दैट कि ट्रॉमा सिस्टम हर एक अच्छी हॉस्पिटल में उसको क्रिएट करने की डिपार्टमेंट बनाया जाता है, पर्टिकुलरली इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और उसमें एक एम्बुलेंस, अच्छी एम्बुलेंस, एएलएस एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, ट्रेन मैन पावर इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड नर्सेस, ये सब होता है। सर्टेन इक्विपमेंट्स होते हैं जो पेशेंट की डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग के लिए जरूरी होता है, एंड उसके साथ में फुल इक्विप्ड 24/7 रेडियोलॉजी विंग एंड पैथोलॉजी विंग होता है कि जो पेशेंट का आगे की ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए आइदर टू रीच टू द डायग्नोसिस या मॉनिटरिंग, वो करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। उसी के साथ में एक ट्रॉमा सर्जन या ट्रेन इमरजेंसी फिजिशियन हु कैन लीड फ्रॉम फ्रंट, वो एक जरूरी होता है। हु कैन लीड फ्रॉम फ्रंट मीन्स वो हर एक टाइम पेशेंट के साथ में अपनी टीम को गाइड करता है एंड एक प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके स्टेबलाइज करता है। सर, जैसे ट्रॉमा की हमने बात करी, एक और है मास
कैजुअलिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, Yes. उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो कैसा होता है और क्या होता है उसमें, हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है ट्रॉमा का और उसकी ट्रीटमेंट चालू करते हैं। काफी बार अलग अलग दूसरे पेशेंट्स होते हैं वही पेशेंट के साथ में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और एक दो पेशेंट आ जाते हैं ट्रॉमा के। तो हॉस्पिटल कैन कोप अप विद सच काइंड ऑफ सिनेरियो कि जहां पे हॉस्पिटल की कैपेसिटी पे वो निर्धारित रहता है कि कितने पेशेंट को हम एट अ टाइम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसको मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट बोलते हैं। बट जब हॉस्पिटल की कैपेसिटी से भी ज्यादा, अगर मेरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट 20 बेड का है और पेशेंट्स एक साथ 100 पेशेंट से ज्यादा आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजास्टर। दैट मीन्स हॉस्पिटल की कैपेसिटी से भी ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर उतने सारे पेशेंट्स एक ही समय पे आ जाते हैं, तब जाके उसको मास कैजुअलिटी बोलते हैं। एंड देन मास कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट किया जाता है, जिसमें हॉस्पिटल की टॉप मोस्ट अथॉरिटी, बी इट सीईओ और डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, वहां से लेके सिक्योरिटी एंड सो फोर्थ, ऑल द एजेंसीज, ऑल द डॉक्टर्स, they come to the emergency department and they play this important role which is being specified, and उसकी बहुत बार मॉक ड्रिल की जाती है ताकि जब एक्चुअल में ऐसा होए तब उसको अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अभी 2-3 महीने पहले ही, जैसे एयरक्राफ्ट ब्रेकडाउन हुआ था साउथ तमिलनाडु में, कोझिकोडे में। तो उस टाइम पे मोर देन 100 विक्टिम्स वर टेकन टू वन ऑफ द हॉस्पिटल। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है तब अपने को पता होना चाहिए कि इस प्रकार के पेशेंट्स के साथ कैसे डीलिंग की जाएंगी, और प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, एंड अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी 1 को इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ करते हैं, प्रायोरिटी को उसके 2 के उसके बाद में, एंड 3 इज लाइक वॉकिंग वुंडेड, जिसको थोड़े एक आध घंटे के बाद भी अटेंड किया जाता है। एंड दैट्स हाउ ऑल द पेशेंट्स कैन बी मैनेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर प्रायोरिटीज। सर जैसे ट्रॉमा की हम अभी बात कर रहे थे, तो ट्रॉमा इज द थिंग जो लाइक एन एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट होता है दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। एक एक्सीडेंट होता है जिस समय पे अगर पेशेंट को यहाँ लाया जाता है तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन अ कंसर्न कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। तो जब भी किसी पेशेंट को एक्सपीरियंस होता है ट्रॉमा का, तो उस समय पे क्या कर सकते हैं पेरेंट, मतलब कोई भी रिलेटिव हो या बच्चे को हुआ है तो पेरेंट्स कैसे डील करें अगर कोई एकदम से ट्रॉमा हुआ है किसी को। इसको दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। वेदर एक हाउस होल्ड इंजरीज होती है कि जिसमें छोटे मोटे कट्स लगते हैं या कहीं से खून गिरना या मोच आना या फ्रैक्चर हो जाना गिरने की वजह से, इस प्रकार की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं होती है और उसको अपन रिपीटली एक स्टेबल काउच पे सुला सकते हैं या जमीन पे सुला के उनको इमीडिएटली एम्बुलेंस 108 या कोई डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल 1066 जैसा अपोलो के लिए है वैसा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को कॉल करके इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। बट जब भी ऐसा रोड साइड एक्सीडेंट होता है या आदमी बेहोश हो जाता है जो रिस्पॉन्स नहीं करता है, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग इन नेचर, तब जाके आपको इमीडिएटली फर्स्ट एड देनी होती है, जिसमें उनको एक करवट पे सुलाया जाना चाहिए ताकि वो बेहोश होते हैं तो अपना एस्पिरेशन नहीं कर जाए, सलाइवा या व्हाटएवर वॉमिटिंग हो रही है तो वो फेफड़े में न चला जाए, उसके लिए उनको एक करवट पे लेटा देना चाहिए। और जो भी फ्रैक्चर दिखती है, डिफॉर्मिटीज दिखती है हाथ पैर का, तो उसको सीधा करके एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से, जैसे लकड़ी हो या अम्ब्रेला हो या वुडन बोर्ड हो, उसके ऊपर इमोबिलाइज किया जाता है ताकि उनको दर्द कम हो। एंड अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वो पार्ट को एलिवेट करके उसको अच्छे से प्रेशर बैंडेज देना चाहिए ताकि वो ब्लीडिंग बंद हो और इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। सो वी हैव टू डिवाइड बिटवीन द टू, वेदर द इंजरी इज लाइफ थ्रेटनिंग इन नेचर और नॉट। इफ नॉट, you have a time and you can shift the patient to a hospital, but अगर वो critical है तो immediately 108 या 1066 पे कॉल करके अपने को नियर बाय बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। सर एक व्यूअर ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि इन हेड इंजरी व्हाट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर डन।
ऑब्वियसली सीटी स्कैन ब्रेन हेड इंजरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, और उसके लिए पेशेंट का हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आके, जहां पे बेड साइड मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाजू में ही वही अस्पताल में सीटी स्कैन अवेलेबल हो, वहां पे शिफ्ट करना चाहिए, सो दैट सीटी स्कैन होने में डिले ना हो। बट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर हेड इंजरी इज सीटी स्कैन ब्रेन। अगर हम अपोलो की बात करते हैं सर, तो अपोलो का इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो हमारा है वो इस फील्ड में यूनिक कैसे है? बिकॉज हमारे यहाँ एक डिक्टम है, एवरी सेकंड काउंट्स, सो दैट मीन्स वी शुड नॉट डिले। पहले तो पेशेंट आए, उसको इमीडिएटली आपको ट्रीट करना है, प्रायोरिटाइज करके हम ट्रायाज करके उसको एज पर द प्रायोरिटी वो बे में लेते हैं। जैसे ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो एक ट्रॉमा का डेजिग्नेटेड बे होता है, वहीं पे लेके पेशेंट का वहीं बेड साइड सब कुछ हो जाए, जहां पे पेशेंट को शिफ्ट न करना पड़े। एक्सरे भी वहीं पे हो जाता है, सोनोग्राफी भी वहीं पे हो जाती है, ब्लड भी इन्वेस्टिगेशन भी लिए जाते हैं, ताकि इमीडिएटली ये सब ट्रीटमेंट चालू हो सके। हमारी जो टीम होती है वो 24/7 खड़े पैर है ऐसे पेशेंट्स के लिए, एंड दे आर वेल ट्रेन इन सच काइंड ऑफ इमरजेंसी, वेदर इट इज हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरी और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। तो अलग अलग प्रकार की इंजरीज होती है, बट हमारी टीम हेड टू टो they can deal with all the emergencies at any point of time. All the nursing staffs are trained for that. Whatever is required for that patient care is available in the emergency department in odd hours as well. And इस पे सोने पे सुहागा is like our full time consultants कि जो 24/7 available है, कि right from neurosurgeons to spine surgeon to GI surgeon, vascular surgeon, or orthopedic surgeon, whosoever is required, तो दे आर अवेलेबल 24/7। सो पेशेंट की ट्रीटमेंट कहीं पे रुकती नहीं है, और पेशेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। सर अगर लाइक बात करें, जब भी हेड इंजरी होती है किसी पेशेंट को, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, हमको चोट लगी है, हमें दर्द हो रहा है बट ब्लीडिंग नहीं है, और कई बार हमें उसे लेट गो कर देते हैं कि हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ऐसी सिचुएशन में इट कैन गो वर्स, सो वी वांट टू नो कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। काफी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए बेहोश होता है, और वो 5-10 मिनट के बाद होश रिगेन कर लेता है। जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लिया जाता है तभी भी वो फुल्ली कॉन्शियस है, और वो पेशेंट को कोई कंप्लेंट बाहर से नहीं दिखती है, ना कि कहीं पे ब्लीडिंग है। और ऐसे प्रकार के पेशेंट में अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन 6 to 8 आवर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं करते हैं, तो दिस आर द पेशेंट हु आर वल्नरेबल। दैट मीन्स अगेन 1-2 घंटे के बाद वो वापस बेहोश होंगे, और उसमें पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी हेड इंजरी का स्टेटस ज्यादा वर्सन होता है, एंड उसके बाद पेशेंट का दोबारा टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचना काफी बार नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसे प्रकार के पेशेंट में हमको पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है, उनका सीटी स्कैन करना चाहिए, ताकि भले बाहर से कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, पर एटलीस्ट उनका इंटरनल ब्रेन इंजरी है कि नहीं वो पता चल जाए। एंड थोड़े टाइम के लिए उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो दैट इफ दे आर नॉट डिटोरिएटिंग एंड एवरीथिंग इज फाइन, देयर इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, देन एंड देन दे वुड बी एडवाइज्ड टू डिस्चार्ज। अदरवाइज इनको हम 24 घंटे के लिए अस्पताल में एडमिट करते हैं। जी सर, एक और टर्म जो है, जो हम मेडिकल पीपल जानते हैं एंड हम लोग सुनते हैं कई बार, दैट इज ट्रायेज। हम उसके बारे में एक बार जानना चाहेंगे। ट्रायेज एज सच हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर एक पेशेंट के लिए किया जाता है, बट बेसिकली ट्रायेज इज टू सॉर्ट आउट। सो स्क्रीनिंग किया जाता है कि कौन सा पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन सा पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल है, और कौन सा पेशेंट कैन वेट फॉर सर्टेन टाइम, लाइक मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जिसको बाद में अटेंड किया जाता है। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस टू सॉर्ट आउट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट्स प्रायोरिटी। सो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। प्रायोरिटी 1 is immediately life threatening, and priority 5 is like a dead patient. So dead patient obviously goes to the mortuary, and rest of the 4 category depending on their priority उनको डिवाइड करके वो एक अलग जोन में, कलर कोडेड जोन में जाते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ताकि वहां का स्टाफ, वहां का डॉक्टर उसको वो कैटेगरी के हिसाब से उन पे एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। बिकॉज टाइम प्रायोरिटी 3 पे अपन सब लोग लगे जाएं और प्रायोरिटी 1 अगर इग्नोर हो जाए
तो वो पेशेंट की आउटकम शायद न आए या वो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ऐसा न हो उसके लिए ये प्रोसेस है, सो दैट पीपल विल अटेंड प्रायोरिटी 1 फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड द प्रायोरिटी 3 लास्ट, ऐसा। सर कई तरीके के ट्रॉमा ऐसे होते हैं लाइक वायलेंस हुआ या पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ जो कई बार मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो एक बार आप उसके बारे में प्लीज एलेबरेट करें कि हाउ टू डील विद दोज पेशेंट जो ट्रॉमा के बाद में मेंटल प्रॉब्लम में आ गए हैं। ट्रू। मेनी पेशेंट्स व्हेन दे कम आउट, मतलब अगर एक बार फिजिकल चोट तो लग जाती है, उसमें से बाहर भी आ जाते हैं, बट जो आप बता रहे हैं मेंटल ट्रॉमा, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल शॉक। एंड ये एक डेफिनेट टर्मिनोलॉजी है, और काफी पेशेंट इसके इफेक्ट में से बाहर आने में काफी लंबा टाइम लेते हैं। जैसे मान लो एक व्हीकल में 2 लोग या 3 लोग जा रहे हैं, कार का एक्सीडेंट होता है, वन ऑफ द को-ऑक्यूपेंट इज डाइंग ऑन द स्पॉट, और वो हमारे सामने उन्होंने देखा है, तो वो विक्टिम को भले वो खुद फिजिकल चोट में से तो बाहर आ जाएगा थोड़े टाइम में, बट उनकी जो ये साइकोलॉजिकल फियर है, साइकोलॉजिकल अपसेट जो हुआ है बिकॉज दे हैव सीन वन ऑफ द को-ऑक्यूपेंट और वन ऑफ द रिलेटिव्स डाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो उसकी वजह से उनको बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर होती है, या रात को काफी बार नींद नहीं आना, बैड ड्रीम्स होना। तो दिस इज वन काइंड ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड उसके लिए साइकोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट की भी काफी बार हेल्प होती है, मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट, मल्टीपल सिटिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लगती है, एंड ग्रेजुअली यस दे डू कम आउट, बट इट्स अ डेफिनेट डिजीज, मेंटल डिजीज, एंड उसके ऊपर काम करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको ट्रीट किया जाता है। सर अभी जैसे दिस इज द करंट पेंडेमिक ऑफ कोविड, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रॉमा होता है तो क्या करें और किस हॉस्पिटल को चूज करें। ये पेशेंट्स में बहुत होता है कि ये पेशेंट अगर यहाँ कोविड सेंटर है तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमको भी कोविड हो जाएगा, और इसमें बहुत डिले हो जाता है, गोल्डन आवर मिस हो जाता है, तो कैसे चूज करें वो। ये तो दोनों तरफ की प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट और रिलेटिव्स के लिए किधर जाना है वो भी एक बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज मेनी ऑफ द हॉस्पिटल इज बीइंग टेकन ओवर एज अ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, मतलब एक्स हॉस्पिटल जहां के पे आसपास के लोग ऐसा था कि नियर बाय है तो वहां चले जाएंगे, बट अभी वहां पूरे कोविड के ही पेशेंट है, तो आपको वो ट्रॉमा पेशेंट नहीं ले पाएंगे। दूसरा है मेनी टाइम्स अगर वो कोविड डेडिकेटेड नहीं है, बट हॉस्पिटल उतना प्रिकॉशन नहीं ले पा रही है, या उनके डॉक्टर्स या स्टाफ थोड़े डर रहे हैं कि ये पेशेंट को कोविड ना हो जो कि ट्रॉमा पेशेंट है, और उसको कोविड होगा तो हमारा क्या होगा। तो ये दोनों थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको वहां से जाके फिर दूसरी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो दैट विल डिले इन डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल आपके आसपास के एरिया में कौन सा है जहां पे नॉन कोविड पेशेंट भी लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इज टेकिंग नॉन कोविड पेशेंट्स एट एवरी टाइम एज वेल एज कोविड पेशेंट, बट कोविड पेशेंट का पूरा जोन अलग से, उनका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, दैट इज नॉट टुगेदर विद द नॉन कोविड पेशेंट, तो आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, उसमें क्रॉस इन्फेक्शन के 0 चांसेस है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। दूसरा फैक्टर जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का है कि पेशेंट को कोविड होगा और हम ट्रॉमा की ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो भी हमारे यहाँ एब्सोल्यूट प्रिकॉशन लिए जाते हैं जो कि सीडीसी गाइडलाइन या आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से है, ताकि डॉक्टर और स्टाफ अपनी प्रिकॉशन पूरी तरीके से कर सके। एट द सेम टाइम पेशेंट की ट्रीटमेंट कहीं पे डिले ना हो, या कहीं पे उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि रात के टाइम पे या ऑड आवर्स में हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज कोविड नहीं हुआ है उसकी वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रॉमा के पेशेंट्स में एवरी इमरजेंसी काउंट्स, एंड विदाउट knowing the status of the COVID, we do treat immediately, and our team is ready to help them. And yes, of course, hospital is providing enough gears, protective gears, to safeguard our healthcare workers. जी सर। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड ट्रॉमा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे सारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप उन्हें एक ट्रॉमा डे। यस, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया इज नाउ गेटिंग अ हब ऑफ ट्रॉमा एज वेल। तो पहले अपन ऐसे थे कि वेस्टर्न इंडिया वाज अ हब ऑफ डायबिटिक, ओके, बट नाउ ट्रॉमा जिस प्रकार से अपने यहाँ इंक्रीज हो रहा है,
I think Indian people are absolutely not taking care of discipline. ट्रैफिक डिसिप्लिन देखो, बिहेवियर देखो, अगर अपन मास्क नहीं पहन सकते उतना, तो मैं तो उतना अर्ज करूंगा हर एक को कि देयर आर ट्रैफिक डिसिप्लिन, कि भाई सिग्नल को आप रिस्पेक्ट करो, नहीं चलाओ, ओवर स्पीड नहीं करो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करो, हेलमेट पहनो या सीट बेल्ट पहनो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूसेंस विच वी आर सीइंग रेगुलरली इज यूजेज ऑफ मोबाइल वाइल ड्राइविंग. ऑलमोस्ट 2 पेशेंट, जो हर 10 पेशेंट में से 2 पेशेंट जो ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सीडेंट आइदर सेल्फी लेने के टाइम पे हुआ रहता है या मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप देखने में. सो आई विल अर्ज कि मोबाइल को तो आप साइड में ही रखो, आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिप्लाइंग अ मैसेज. एंड काफी बार आपकी जिंदगी नहीं तो सामने वाले की जिंदगी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है. तो ड्राइव करने के टाइम पे आप मोबाइल को टोटली अवॉइड करो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करो, ट्रैफिक डिसिप्लिन को ओबे करो. एंड यस, दैट इज द मेजर पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट इज ओबे योर ट्रैफिक डिसिप्लिन. सो जैसा कि सर ने कहा, हम सबको ट्रैफिक डिसिप्लिन ओबे करना चाहिए, और इन केस कभी ट्रॉमा हो भी जाता है तो उसे लाइटली नहीं लेके इमीडिएटली हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए, ताकि हम वो गोल्डन आवर मिस ना करें और हमारी इंजरी जो है उससे ज्यादा वर्स ना हो. थैंक यू सर, एंड विल like to thank you for the wonderful session on our World Trauma Day. डॉक्टर संजय शाह सर अवेलेबल होते हैं हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में. आप डिटेल में जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आस्क अपोलो, हमारी जो वेबसाइट है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7698815003. इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.